सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं, न मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ, मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। संगीता मैम कैसी थी? कितने झगड़े होते थे पति पत्नी में भी, घर में भी। पिता की डांट समाप्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका आरक्षण के ऊपर क्या नजरिया? ये जरूरी है। संगीता कुमार जी ने अपना दल बदला, चाहे किन्हीं कारणों से बदला हो, इसलिए उनको कमजोर करने के लिए उनके पिता शंकर कैमूरी जी को जबरदस्ती या बहला फुसलाकर आरजेडी ज्वाइन करवाया गया। इसकी कोई औकात थी? फिर आरजेडी गए और आरजेडी के बाद जेडीयू गए। आप हमारे बात से सहमत हैं? जीवन ठहराव का नाम तो है नहीं। बिल्कुल। शंकर कैमूरी एक ऑफिसर का बाप है, एक विधायक के पिता है, या शंकर कैमूरी की अपनी एक पहचान है। नीतीश कुमार इस समय स्वस्थ चल रहे हैं। तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है। तब कहता हूँ कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुर्बत है शहीदे कौम की ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बदकही का यह नया चमकीला और मजेदार एपिसोड बनने जा रहा है। मैं ये 3 शब्द इसलिए आपसे बोला कि जो शख्सियत हमारे साथ है, उनकी पृष्ठभूमि, उनका रास्ता, उनके साध्य, उनके साधन इसी प्रकार के रहे हैं। संघर्ष भी कम नहीं है, लेकिन कभी वो पीछे नहीं हटे। और पीछे हटना भी क्यों? बहुत ज़्यादा बात है उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन एक शेर में बोलना चाहूँगा। लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सपूत। और संयोग से जो तीनों उपमाएं दी गई हैं, वो तीनों उनके ऊपर फिट बैठती हैं। अगर गिनती किया जाए तो अतफाल उर्दू शब्द है और इसका हिंदी तर्जुमा बच्चे होते हैं, 6 हैं। और माशाअल्लाह प्रभु की कृपा से 6 के 6 इतने अच्छे पदों पर हैं कि आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। ये बातें आगे आपको नजर आएंगी कि कौन कहाँ पर है। हमारे साथ कैमूर भभुआ के धरोहर और शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले शंकर कैमूरी जी उपस्थित हैं और आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने का जो सिलसिला रहेगा, कुछ इनके जीवन से हम बात करेंगे, कुछ इनके राजनीतिक जीवन से बात करेंगे, कुछ इनके अनुभवों से बात करेंगे। और जानते हैं कि पत्रकार है तो जब तक कुछ इधर उधर थोड़ा नहीं करेगा तो फिर पत्रकारिता बुरा मान जाएगी। तो कुछ विवादों पर भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। वंदे भारत समाचार के सभी दर्शक जो अभी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। शंकर कैमूरी का सादर नमस्कार, प्रणाम है। और वंदे भारत समाचार की पूरी टीम को भी सादर नमस्कार। सर, मैंने सही बोला क्या कि लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सपूत? नहीं, आपने ठीक कहा है। और ये कहावत है, और कहावत ऐसे नहीं बनती है ना। कहावत तो कोई ना कोई आधार लेकर के ही बनती है। तो ये सही भी बात है कि शायर, सिंह, सपूत, ये तीनों थोड़ा सा लीक से हट करके मुराद ये है कि जो रास्ते बने हुए हैं वो तो ठीक है, तो रास्ते हैं ही, लेकिन वो रास्ता बना करके भी चलते हैं। ये थोड़ा कठिन है, बने हुए रास्ते पर चलना और रास्ता बना करके चलना। ये दोनों जो है, ये रास्ता बना करके चलना जो है संघर्ष को इंगित करता है कि वो संघर्षशील व्यक्तित्व है। और आप कैमरे में, हाँ, संघर्षशील व्यक्तित्व है और वो जो है रास्ता बना करके भी चलते हैं। तो आपने ठीक कहा। सर, इन तीनों में से आपको किस उपमा से मैं बुलाऊं, शायर, शेर या सपूत? अब ये आप जैसा कहें। शायर तो हम हैं ही। बिल्कुल। हाँ, कवि शायर तो हैं ही। और हमारी एक किताब भी आई है, अकीदत के फूल। तो शायर तो हम हैं ही। और बाकी सर, शंकर कैमूरी कौन है? शंकर कैमूरी भभुआ वार्ड नंबर 14 में मैंने जन्म लिया। आप प्रश्न नहीं समझ पाए हमारा। मेरा कहने का मतलब है कि शंकर कैमूरी एक ऑफिसर का बाप है, एक विधायक के पिता है, या शंकर कैमूरी की अपनी एक पहचान है? अब ये निर्णय तो आपको करना है, लेकिन ये है कि यह व्यक्तित्व जो है संघर्षशील रहा है और हमेशा समाज में रहने और समाज को कुछ देने और समाज से जुड़े रहने का कविता के माध्यम से,
शायरी के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से। क्योंकि मैं शुरू में नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में, मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया भी है, इंग्लिश पढ़ाते थे। फिर उसके बाद हम कॉलेज में भी फिर सर पढ़ाए हैं। हाँ, हम ये सर दरअसल आपसे जानना चाहते हैं कि शंकर कैमूरी बनने का रास्ता किन संघर्षों से होकर गुजरा और कैसे सर आपने अपने आप को एक आकार दिया? अब देखिए, हम लोग तो निश्चित रूप से भभुआ वार्ड नंबर 14 में जन्म हुआ। उसके बाद पढ़ाई लिखाई या संगीत की शिक्षा भी, उर्दू की शिक्षा भी, या बड़े लोग, अच्छे लोग के बीच में रह करके, बैठ करके उनसे भी सीखने का काम। तो शंकर कैमूरी का जो सफ़र है, ये कुल मिला जुला करके इसी संघर्ष और सीखने का ही एक उपागम है। सर, संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? बहुत लोग सर संघर्ष से डर जाते हैं, भाग जाते हैं या किन्हीं और रास्तों को अख्तियार कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। संघर्ष कठिन भी है, संघर्ष में दिक्कत भी होती है। अब यह है कि बहुत से लोग हैं, उन दिक्कतों का सामना नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा सुविधा भोगी स्वभाव के होते हैं। तो क्योंकि सुविधा भोगी स्वभाव का व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता, तो हम लोग तो कभी सुविधा में रहे नहीं, और आज भी हम लोग जो हैं वो एक तरह से संघर्ष ही कर रहे हैं। कभी भी हमने सुविधा को, अगर कुछ सुविधा है भी, तो सुविधा को भोगने की नियत से कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं, और हम लोग आज भी संघर्ष करते हैं। चलिए सर, संघर्ष से बात बढ़ रही है धीरे धीरे। हम पहुंचते हैं शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय पर। आप वहाँ सेवा दे रहे थे, वहाँ से फिर पॉलिटिकल साइंस, हाँ, वहाँ से फिर आप आकाशवाणी गए। सर, वहाँ जुड़ने का जो सिलसिला रहा है, और फिर आकाशवाणी जाने का क्या कारण है? ये है कि 85 में हम 85 सत्र रहा हमारा, 83-85 सत्र रहा है। तो हम MA करके आए। उसके बाद महिला कॉलेज, शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज तो नाम बाद में पड़ा, लेकिन उसमें केवल नाम महिला कॉलेज था। और उसमें प्राचार्य श्रीमती निरुपमा सिंह जी थी। तो हमारा उसमें मैंने प्रवेश हुआ एज ए लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता भी था। लेकिन आप ठीक कहे कि आपका सफ़र फिर आकाशवाणी के बारे में आपने क्यों सोचा? आप तो एक जगह पढ़ा ही रहे थे। दरअसल क्या है कि हम तो दुर्बल पृष्ठभूमि से आते हैं, और दुर्बल पृष्ठभूमि से आने के कारण जो मान लीजिए महिला कॉलेज में कुछ मिलता तो था नहीं, मतलब आर्थिक आर्थिक सुरक्षा नहीं थी, और कुछ मिलता भी नहीं था। तो नहीं मिलता था, तो हम दुर्बल पृष्ठभूमि से हैं, बच्चे भी थे, तो हम उनकी परवरिश आखिर कैसे कर पाते? तो निश्चित रूप से एक नौकरी की तलाश या नौकरी की खोज तो जरूरी थी। तो हमने अप्लाई किया था, तो उसमें आकाशवाणी में हो गया हमारा। तो हो गया, तो 12/8/1991 को हम आकाशवाणी सासाराम में ज्वाइन की। कैसा सफर था सर आकाशवाणी? आकाशवाणी का सफर बहुत अच्छा था। आकाशवाणी सासाराम, उसके बाद डाल्टनगंज, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। 2022 और 12/8/91 से जो आकाशवाणी का सफर शुरू हुआ, वो जनवरी 2022 में समाप्त हुआ। वो चूंकि सेवानिवृत्ति तो नौकरी का एक पार्ट है, और वो कहिए कि पार्ट ही नहीं है, पार्ट एंड पार्सल है, वो आवश्यक है। वो तो जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन ये तय हो जाता है कि आप जो है फला दिन आप सेवानिवृत्त होंगे। तो हुए, उसके बाद फिर हम समाज सेवा में हैं। समाज सेवा में से जब मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था सर, तो हमें ऐसा लगा कि शंकर कैमूरी के व्यक्तित्व में चंचलता ज्यादा है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सेवानिवृत्त हुए और फिर आरजेडी गए, और आरजेडी के बाद जेडीयू गए। आप हमारे बात से सहमत हैं? स्थिरता नहीं आपका कहना ये समझिए कि चंचलता जो है आपका, इस आधार पर आप कह रहे हैं कि आप पहले आरजेडी में थे, उसके बाद आप जदयू में आए। तो मैंने आप के कहने में कोई गलती नहीं है, लेकिन चंचलता माने ये नहीं है, ठहराव भी है। और सुनिए,
जीवन ठहराव का नाम तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन जो है चलने का नाम है। तो ठीक है, जब राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक पृष्ठभूमि की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और अलग अलग जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है कि हमको यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। तो ठीक है, तो वो तो परिस्थितियां होती हैं, उसमें कोई चंचलता और ठहराव की बात नहीं है। चंचलता भी है, ठहराव भी है, ज्यादा ठहराव भी ठीक नहीं है। सर, परिस्थितियों से एक सवाल हमको फिर याद आया। उस समय ये जब आप आरजेडी ज्वाइन किए थे तो लोगों ने बोला कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि संगीता कुमार जी ने अपना दल बदला, चाहे किन्हीं कारणों से बदला हो, इसलिए उनको कमजोर करने के लिए उनके पिता शंकर कैमूरी जी को जबरदस्ती या बहला फुसलाकर आरजेडी ज्वाइन करवाया गया। इस बात की सच्चाई है? ऐसा है। आप इसको करेक्ट कर लें। माने दल में जो बदलाव हुआ तो इधर हुआ है, दल में बदलाव तो इधर हुआ है। हम आरजेडी पहले ही से ज्वाइन किए थे, और उसके बाद हम जदयू ज्वाइन किए, तो हम जदयू में पहले से है, तो उनका दल बदलाव तो बहुत बाद में तो इधर हुआ है, जब सरकार का अविश्वास प्रस्ताव के आसपास हुआ है। तो हम तो पहले से जदयू में थे। ठीक है सर, हम आते हैं। इसलिए आरजेडी के लिए अप्रोच आपने किया था कि आपको किसी ने आरजेडी के लिए अप्रोच किया था? आरजेडी में असल क्या है कि ये जो हमारा मन मिजाज जो है, मन मिजाज एक जैसे सर्वधर्म समभाव और सेकुलर एक मिजाज है। हर व्यक्ति का एक मिजाज होता है, वो नहीं है। तो या हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जैसे विकल्प तो खुले रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम किस दल में जाएं। तो हमने जो चयन किया तो हमने आरजेडी चयन किया। फिर बाद में हमको मान लीजिए जो भी समझ में आया होगा, तो हम नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित हुए, नीतीश कुमार जी के विकास से प्रभावित हुए। अभी तक इसीलिए उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। विकास के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने जो काम किया, तो उनसे प्रभावित होकर के हम जदयू ज्वाइन किए। ठीक है सर, आपने बोला कि परिवर्तनशील ठहराव ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ ठहराव रहेगा कि फिर यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। राजनीति में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास काम किया है, वो कोई भी व्यक्ति अगर उनका समर्थक तो कहेगा ही, जो विरोधी है वो भी कहेगा कि उन्होंने विकास, बहुत अच्छा विकास उन्होंने किया है बिजली के क्षेत्र में। आप समझिए कि अभी बिजली में तो अभी हाल में 125 यूनिट का उन्होंने फ्री किया। सड़कों के क्षेत्र में सर हम आएंगे, उस पर आएंगे। आपके 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 2 लड़के और 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है सर, सबसे बदमाश 6 में कौन? नटखट एकदम, जो तंग करके रख देता? नहीं, इसमें नटखट बदमाश, नटखट जो है शब्द, वो बदमाश का प्रतिरूप नहीं है। बच्चे के साथ बदमाश शब्द, अगर बच्चा नटखट नहीं हुआ, बच्चा अगर बहुत शांत हो गया ना, तो ये फिर उसको इलाज कराना पड़ेगा। बच्चा बिल्कुल शांत भी नहीं होना चाहिए, बच्चा नटखट होना चाहिए। आप सबने जिसे कृष्ण कन्हैया को नटखट कहा गया, बदमाश नहीं कहा गया, नटखट कहा गया। नटखट बालपन है ना, बच्चे में तो नटखटपन रहेगा ही। सबसे नटखट कौन, जो एकदम नाक में दम कर देता हो? नहीं, अब देखिए नटखट और फिर कह रहे हैं नाक में दम करना। नाक में दम करना का मतलब कि वो एक बदमाशी का एक स्वरूप हुआ। हमारे सभी बच्चे अच्छे हैं। सबसे जिद्दी कौन है? उसमें जिद्दी थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत जिद भी जरूरी है। नहीं, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है विकास में। अगर जिद नहीं है तब है ना कि जिद किस दिशा में है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति जिद कर लेता है कि हमको बीपीएससी करना है, हमको यूपीएससी करना है, हमको, अब यहाँ आप बचते बचाते नजर आ रहे हैं। हाँ, तो जिद भी जरूरी है। सीधा हम आपसे पूछ रहे हैं, मैम से पूछ लें? नहीं, क्योंकि आप तो ज्यादा रहते नहीं होंगे बच्चों के साथ। नहीं, सबसे ज्यादा नटखट और जिद्दी कौन था 6 में? हम कहते सब सामान्य स्वभाव के सब बच्चे हैं, और सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। संगीता मैम कैसी थी? बढ़िया है। मतलब जिद था कि नहीं, अच्छा, जिद अगर था तो कुछ करने का जिद था। नहीं, वही मैं हाँ, तो वही हम करें। जिद अगर था तो कुछ करने का जिद था, जीवन में, समाज में कुछ करने का जिद था, जो उन्होंने मुकाम। हाँ, ठीक है, एकदम। अच्छा, एक चीज और हमें पूछना था,
आपकी जया है, वो आपसे जन्म लिए हैं सर। नेता वाली क्वालिटी शुरू से थी उनमें, नेतृत्व क्षमता? ऐसा है ना कि छोटे में भाषा हम बैठ करके पढ़ाते थे, संगीता को भाषा बैठ करके पढ़ाते थे, और मतलब कि वाक्पटुता भी थी बोलने की। देखिए, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है। हमारे 6 बच्चे हैं तो गुण अलग अलग होते हैं, और एक गुण दूसरे से मैच करे कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। तो हम बैठा करके विशेष भाषा, व्याकरण, शब्दों का प्रयोग, श्रुति सम भिन्नार्थक, विपरीतार्थक, ये युग्म शब्द, ये सब हम ये करते थे। और हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, ट्रांसलेशन, ग्रामर, नरेशन, ट्रांसलेशन, सब हम, ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिसिस, सब हम बताते थे। आप सोच देते हैं ठीक है, विद्यालय में तो लोग पढ़ते ही थे, लेकिन हम अपने भी करके, हम निश्चित रूप से संगीता में एक सपना देखते थे आगे बढ़ने का, और वो आगे बढ़ी, और बहुत अच्छी बात है, ये संतोष का विषय है। बिल्कुल सर। तब और ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। एक पिता क्या चाहता है कि भाई हमारे बच्चे जीवन में सबसे सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचे। हाँ, पिता ये चाहता है कि केवल आगे नहीं बढ़े, वो हमसे 10 गुना आगे बढ़े। बिल्कुल, उनके नाम से। और ये पिता की उपलब्धि है, ये माता पिता ही नहीं, केवल माता पिता, तो माता पिता की उपलब्धि है। अगर बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, अगर पिता से आगे निकले तो ये पिता की और माता की संतोषप्रद ये उपलब्धि है। कुछ वाक्य याद है आपको संगीता मैम का बचपन का? बचपन का हम तो थोड़ा डांटते भी थे, पढ़ाते भी थे। और देखिए, डांट तो जरूरी है ना। बिल्कुल। आज देखिए, कल और आज में क्या अंतर है समाज में। आज डांट समाप्त हो गई है। आज डांट समाप्त हो गई है, कल डांट थी। हम लोग को भी पिता बड़ी डांटते थे, बोलते थे। आप पिताजी से पिटाए कभी? अरे कई बार, तो बहुत ही बार। हाँ, आप अपने 6 बच्चों में से किसी को मारे हैं? अब बच्चे थे तो एक आध बार उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए तो कभी कभार तो थोड़ा बहुत तो मतलब डांटता था आदमी। अब मारने के क्या है, लेकिन एक बात तो है कि हमारी डांट ही काफी थी, रही है। हमारी डांट ही काफी रही है। मारने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, जब डांट निष्प्रभावी हो जाए तो डांट ही काफी थी। सर, हम अभी पिटा कर आ रहे हैं। हाँ, पापा बोले कि कपड़ा धो, थोड़ा सा इधर उधर कर लिए, दूध थप्पड़ लगा सर हमको भी। और एक बात है, पिता की डांट समाप्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आज पिता की डांट समाप्त हो गई है, जिसलिए समाज में जो दिक्कतें आ रही हैं, आज जो है नई पीढ़ी में जो दिक्कतें, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो आज दिक्कतें आ रही हैं, पिता की डांट समाप्त हो गई है, शिक्षक की डांट समाप्त हो गई है। अब शिक्षक भी नहीं डांटते और पिता भी नहीं डांटते। माँ थोड़ा बहुत डांट लेती है, तो माँ और पिता में अंतर है। माँ में ममता ज्यादा है तो पिता में भी। माँ में ममता ज्यादा है, तो ममता में वो बहुत कुछ नहीं कह पाती है। पिता जो है वो सूरज की तरह गर्म होता है थोड़ा, लेकिन वही सूरज जरूरत पड़ने पर ताप देता है। हाँ, ताप देता है। और वही सूरज जब नहीं रहता है तो अंधेरा छा जाता है। क्या यह एक तरीके से इशारा है कहीं और? ये जो बात आप अभी बोले, नहीं, इशारा का ये हम समाज से कह रहे हैं। पिता की डांट कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और सुन लीजिए, जहां जहां पिता की डांट समाप्त हुई है, या पिता की डांट कम हुई है, या पिता डांटने से परहेज करने लगा, तो आप समझिए कि औलाद के कदम रुक जाएंगे। ट्रू। और बहुत से कदम आजकल जो रुक रहे हैं, पिता अब पिता के डांटने को कभी कभी और कहीं कहीं लोग समाज में जब बुरा माना जाने लगा, तो इसलिए मतलब कि पिता डांटना बंद कर दिया। अब पिता डांटना बंद कर दिया तो कदम बहकने लगे। बहुत पिता आईना है ना। बहुत गंभीर बात है सर, और मैं दूसरे दुनिया में चला गया। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत ज्यादा हम लोग गंभीर बातों पे बात कर लिए। एक शेर सुनाइए सर। भारत एक ऐसा देश है, हमारा देश भारत, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की हीरक हार है, और जिसके तटीय प्रदेश में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने फेनिल लहरों के अनगिनत हाथों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर
अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वह देश धन्य है, पूज्य है, स्तुत्य है, वंदनीय है। तब कहता हूं कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुर्बत है शहीदे कौम की ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया। वाह, बात पिता की जब हुई, एक पिता के ऊपर से पिता की बात आई तो हमने कहा कि जो समाज में जो पिता का दर्द है, वो दर्द ये है, वो पिता जैसे कभी कभी उसको कहना पड़ता है कि सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं, सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं। किसी का शेर है, मुझे याद आ गया कि सर छुपाने का मैं कहाँ जाऊं, सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं, न मुअज्जिन न मैं पुजारी हूं, मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूं। आप देखते हैं कि पिता वो मतलब कि अपनी पीठ पे सवार कर लेता है, कंधे पे बिठा लेता है। पिता ने कभी कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? आप एक पिता का उदाहरण दे दीजिए तो। किसी माँ ने अब तक कहा है कि हमारी तबीयत खराब है, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी? किसी माँ ने कहा हो तो? बिल्कुल। वो छुपा ले। और माँ ने कभी नहीं कहा कि हमारी तबीयत खराब है, पिता ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इन्हीं दो झूठों के बीच में बच्चा पलता है, उसकी दुनिया आबाद रहती है और कभी कभी वो समझ नहीं पाता है। हम लोग और आगे के बात कराते हैं, पिता और जीवन की बात। हाँ जी। और हम खास करके आपके अनुभवों को ही ज्यादा आज सुनना है। नहीं, ठीक है सर। रिजर्वेशन एक बड़ा जटिल मामला है। जो आरक्षण के मतलब पक्ष वाले हैं वो एक अलग पहलू रखते हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं वो एक अलग पहलू है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आरक्षण गरीबी हटाओ अभियान है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उनको आरक्षण देकर समाज में एक स्थिति उनकी अच्छी कर दी जाए। सर, आपका आरक्षण के ऊपर क्या नजरिया है? जहां तक आरक्षण का सवाल है तो भारतीय संविधान का जो 3य अध्याय है, क्योंकि मैं संविधान पढ़ाया हूँ 4-5 साल, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का 3य अध्याय, 3rd चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, 19 से 22 तक राइट टू लिबर्टी है। तो हम लोग का जो आरक्षण है, जो 15-4, जो 14, 15, 16, 17, 18 है ना, तो 15-4 के माध्यम से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए संविधान में व्यवस्था हुई। क्योंकि एक अगर समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया बहुत पीछे हो, एक पहिया बहुत आगे हो, तो वो चलने में दिक्कत होगी, समाज को लेकर के चलना है। तो ऐसा प्रयास किया गया कि उनको थोड़ी सुविधा दे करके, जो संविधान सम्मत है उनको सुविधा देके थोड़ा आरक्षण, उसी को हम आरक्षण कहते हैं, वो दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, और उसी को आप आरक्षण कर रहे हैं। सर, हमारा प्रश्न हमको लग रहा है नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूँ कि समाज का एक पक्ष है जो आरक्षण को गरीबी हटाओ अभियान मानता है, एक पक्ष है जो बोलता है कि नहीं, ये गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, यह सामाजिक जो एक रूपता नहीं है, सामाजिक असमानता है, उसको ठीक करने का प्रयास है। आप उसको क्या मानते हैं? नहीं, ये सामाजिक जो विषमता है उसको ठीक करने का ही ये उपाय है। आप देखिए, जैसे आप जहाँ से भी देखिए, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% दिया गया, जो 130वां संवैधानिक संशोधन के जरिए दिया गया। वो भी उसी तरह का प्रयास है कि मान लीजिए जो सामान्य वर्ग में ही है, लेकिन वो गरीब हैं। गरीब तो सब जगह हैं, गरीब तो सब जगह है, कहीं ज्यादा हैं किसी वर्ग में कम है, लेकिन गरीब तो सब जगह हैं। और जो गरीब हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS, जिसको 130वां संवैधानिक संशोधन के जरिए जो दिया गया, तो और उसी तरह से 330 और 330 में लोकसभा के लिए जो है SC ST को है, और 332 में वो लोकसभा के लिए, और 332 में विधानसभा के लिए है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आपसे एक और ये विषमता को दूर करने का ही ये उपाय है, और ये जरूरी है। ठीक है सर, हम आपसे एक और सवाल करेंगे इसी पर। हम लोग कुछ दिन पहले गए थे भगवतीपुर, चैनपुर विधानसभा में गांव है, तो वहाँ हम रिपोर्ट कर रहे थे। वहाँ 2 लोगों का हमने रिपोर्ट लिया, एक सोनू और ज्योति का, और
हम यहाँ पर जाति का नाम नहीं लेना चाहेंगे। नहीं नहीं, कोई बात। हाँ, लेकिन वो समाज के सबसे निचला जो आप सोच सकते हैं वहां। हाँ ठीक है। और उस सोनू और ज्योति ने हमसे दो बात बोला कि हमने उनसे सवाल किया कि शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं। सोनू बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ज्योति भी पढ़ी लिखी नहीं है, और ज्योति का मतलब क्या बोलते हैं, छोटे में ही शादी हो गया है, बच्चे उच्चे सब हो गए उसके। उसने बोला कि जानते हैं शराबबंदी का सबसे बड़ा फायदा क्या हमको? हमने बोला बताओ। उसने बोला कि पहले बड़े लोग गाली आकर देते थे और हम लोग इसलिए चुपचाप रह जाते थे और कह के कि छोड़ो पिए खाए हैं चले जाएंगे। आज अगर वो गाली देते हैं या आज अगर गाली दे देंगे तो हम तुरंत 112 को फोन करेंगे और वहां से इनको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो सर एक पहलू वो रहा। दूसरा पहलू ये है कि वहां कुछ नौजवान बैठकर ताश खेल रहे थे भगवतीपुर में। हमने उनसे जब पूछा तो सब लोग, मैक्सिमम लोग 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिए। तो सर जब 10वीं क्लास के बाद व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं या उसको उस तरीके का वातावरण ही नहीं मिलेगा तो फिर उसको रिजर्वेशन का क्या फायदा मिल पाएगा? क्योंकि कोई भी नौकरी या कोई भी चीज आपको कम से कम इंटर तो होना ही पड़ेगा। तो फिर वहां तो आरक्षण का कॉन्सेप्ट में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं ना सर। देखिए, इसके लिए क्या होना शिक्षा जो है, आप जो कहे कि वो पढ़ेगा नहीं तो उसका संबंध शिक्षा से है, तो शिक्षा तो जरूरी है। बिल्कुल। शिक्षा के बिना, अगर शिक्षा नहीं है आपके पास तो आप आरक्षण का लाभ भी नहीं ले सकते हैं। आरक्षण की सुविधा अगर है भी तो आप आखिर मतलब कि शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना आरक्षण का भी लाभ लेंगे। तो आरक्षण एक व्यवस्था है, लेकिन आपको बिना शिक्षा के आप उसका लाभ भी नहीं ले सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसीलिए सरकार ने मतलब कि तरह तरह से विद्यालय को से बच्चों को जोड़ने के लिए 100% जुड़ाव हो बच्चों का, विद्यालय से बाहर कोई बच्चा नहीं रह पाए, सरकार का यह प्रयास है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपके भारतीय संविधान में भी दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो गुर्राता है। गुर्राने से मुराद ये है कि उसमें आवाज आ जाती है, उसमें समझदारी आ जाती है और उसमें चेतनशीलता आ जाती है। तो बिना शिक्षा के तो संभव ही नहीं है कि आप आरक्षण का कोई लाभ ले सकें। तो शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन तो सहमत हैं। लेकिन सर ये आपके बात से हम भी सहमत हैं। मेरा कंसर्न ये था कि 10वीं के बाद वो क्यों छोड़ दे रहा है एजुकेशन को, इस पर सरकार क्या ध्यान दे रही है? उसको आप ठीक है, तो एक जगह का आप उदाहरण दे रहे हैं। बहुत लोग पढ़ाई कर भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात सही है कि दबे कुचले वर्ग में पढ़ाई करने वालों की थोड़ी संख्या कम है। ये संख्या और बढ़नी चाहिए। शिक्षा जो है ना वो प्रकाश है, रोशनी है, चमक आ जाती है। ये शंकर कैमूरी को आप देख लीजिए, इसके पास क्या है? इसकी कोई औकात थी? औकात तो आज भी नहीं है, लेकिन कोई औकात थी। लेकिन हमने पढ़ाई की, शिक्षा पर ध्यान दिए, इंटर फर्स्ट डिवीजन किए, बीए में ग्रेजुएशन ऑनर्स विद डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स, फिर एमए किए, हाई स्कूल में भी हम पढ़ाए, हम ट्यूशन भी पढ़ाए और आपको बताते हैं फिर कॉलेज में भी पढ़ाए, आज आकाशवाणी की सेवा में भी रहे, फिर बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा दी है और बच्चों को भी समझाए कि नहीं शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज जो है उसी के आलोक में सभी बच्चे मतलब कि जगत से हैं। तो बिना शिक्षा के तो संभव ही नहीं है। ठीक है सर। चुनावी जब हम लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, एक और सुबगाहट आई, चुनाव लड़ने का भी मन बना रहे हैं? हाँ, हम तो राजनीति में हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति में जो भी व्यक्ति रहता है वो तो इच्छा रखता ही है चुनाव लड़ने का, कोई दिक्कत चिनारी से। हाँ, मतलब जैसे कि हमने एक इंटरव्यू में कहा भी था और आज भी चिनारी के लिए दरअसल क्या है कि चिनारी का जितना एक मिलजुल करके चिनारी के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, एक विकास की आवश्यकता। अब आप देख लीजिए, थाने के सामने वहाँ एक बस स्टैंड नहीं है, थाने के सामने सारी बसें लगती हैं, रोड पर ही लगती हैं, लोग आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। लड़कियों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई है। तो शिक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके, जो भी जनप्रतिनिधि हैं मतलब कि वर्तमान हो तो भी और पहले के हो तो भी, तो सबको मिलजुल करके शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आपने बोला कि चिनारी में तमाम समस्याएं हैं,
कि तमाम समस्याएं हमने नहीं कहा, मतलब समस्याएं सब जगह हैं, हाँ। लेकिन कुछ कुछ समस्याओं की तरफ हमने संकेत किया। सर भभुआ की समस्याएं क्यों नहीं दिखती आपको? भभुआ की भी समस्या दिखती है। भभुआ वार्ड नंबर 14 का जो विद्यालय है, दलित बहुल वार्ड है, और भभुआ वार्ड नंबर 14 का विद्यालय के लिए मैंने शिक्षा विभाग में डीएम साहब को दिया, शिक्षा विभाग में भी मैंने लिखा, और हमने उसका मेजरमेंट वगैरह भी कराया, नापी वगैरह भी कराया। फिर उसके बाद आप समझिए कि लेकिन अब नहीं ध्यान दिया गया, तो अब क्या है, हमारे पास भी ताकत की कमी है, हम किसी पद पर नहीं हैं। जितना हो सकता है हम, आपने देखा होगा कि कैमूर में मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने कई बार आवाज उठाई, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया। कैमूर में मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक मेरी और अभी भी मांग चल रही है। कैमूर में मेडिकल कॉलेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा के तहत जो कैमूर में आगमन हुआ था, तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है, राशि भी हो गई है। यह, लेकिन हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि जहां भी बनना हो, सरकार इसका निर्धारण करे और उसका शिलान्यास हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हम ये प्रश्न, अब हम जो पहले प्रश्न पूछे थे उसका अंतिम पार्ट ये है, तो आप भभुआ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आरक्षित में जो सीट है, जो लोकसभा का, जो सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आरक्षित में जो सीट आरक्षित है, एक मोहनिया है और एक चेनारी है। मोहनिया बेटी हैं वहां पर करके, तो हम अपना चेनारी में की तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं इस बात को बोलूं कि आप अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं? सेफ सीट? कौन सेफ सीट होता है? राजनीति में कुछ भी सेफ है क्या? राजनीति में कोई सीट सेफ नहीं है। पब्लिक मालिक है, जनता मालिक है। जनता आपको बना दी तो आप हो गए, नहीं बनाई तो आप कहीं कुछ नहीं है। देख लीजिए, कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो आज पद पर नहीं हैं, तो मतलब तो जनता मालिक है ना। ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो पब्लिक मालिक है। पब्लिक जिसको चाहती है राजा बना देती है, सिंहासन पर बैठा देती है। नहीं चाहती है तो आप जो है सिंहासन पर नहीं है। नीतीश कुमार इस समय स्वस्थ चल रहे हैं। देखिए, अभी आप देख लीजिए, आप सोच मिलाइए, सफाई कर्मियों के लिए उन्होंने 125 यूनिट के लिए आपको उन्होंने फ्री किया। फॉर्म जो स्टूडेंट्स भरते हैं उसको, स्टूडेंट्स को किस तरह से उन्होंने राहत दी है। आप राहत दी है। आप सोच देखिए। मैं नहीं कहता, तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है, तबीयत हमारी भी खराब हो सकती है, किसी की होती। तबीयत किसी के हाथ में नहीं है, शरीर किसी के हाथ में नहीं है, उम्र किसी के हाथ में नहीं है। तो ये अलग बात है। लेकिन तब है कि अच्छा, ये बताइए ना, जो जिसके पास सोच नहीं है वो तो ऐसा ही खत्म है। लेकिन सोच आप देखिए, पहले आप देखते थे बच्चियां घर से नहीं निकलती थी। बिल्कुल सर। सरकार नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना और पोशाक योजना, सर इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये काबिल तारीफ काम। साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो आप 125 यूनिट बिजली की बात की है, जो आप 100 रुपए फी की बात की है, या तमाम जो अभी घोषणाएं हुई हैं, आज बेटियां निकलती हैं। और समझ लीजिए, एक बात और हम कहा जाए, शराबबंदी, आप समझ लीजिए, बहुत से लोग आलोचना करते हैं। अब आलोचना का क्या कहिएगा? अब आप भी हमारी आलोचना कर सकते हैं, हम भी आपकी आलोचना कर सकते हैं, उसका कोई, लेकिन तब है कि ठोस आधार होना चाहिए। शराबबंदी, आप समझ लीजिए कितने झगड़े होते थे, पति पत्नी में भी, घर में भी, मोहल्ले टोले में भी। लेकिन और क्योंकि हम तो खुद समझिए कि समाज के दलित वर्ग और मजदूर वर्ग से हम आते हैं, तो एक मजदूर आदमी उधर से आता था मजदूरी करके, और मजदूरी पा करके उधर से शराब पीते हुए चला आता था, और घर पर पत्नी इंतजार कर रही है कि वो आएगा तो आएंगे तो आटा लेकर के आएंगे, सब्जी लेकर के आएंगे। लेकिन इसमें जो नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की, तो आज मजदूर जो है काम करके आता है तो उधर से सब्जी टांगे हुए आता है, और लेकर के आपको आटा आता है, चावल आता है, जो जरूरी सामान है वो आता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हम आपके इस दलील से भी सहमत हैं। हमारा जो प्रश्न ये था कि जितने भी अभी सुविधाएं दी गई सरकार के द्वारा, यह चुनाव के समय ही क्यों दी गई? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है या फिर इसको पहले भी किया जा सकता था? आप देखिए, चुनावी प्रोपेगेंडा आप तब मानते ना जब कैबिनेट से अप्रूवल हो गया और वो लागू कर दिया गया, वो राशि
विमुक्त कर दी गई, ठीक है, तो अब आप चुनावी एजेंडा कैसे कहेंगे, चुनावी फंडा कैसे आप कहेंगे? इसको पहले भी ये केवल अगर केवल घोषणा होती तब आप कह सकते थे कि केवल तो घोषणा है, वो तो कैबिनेट से डिसीजन हो गया, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो कैबिनेट से जब डिसीजन हो गया तो फिर तो सरकार का निर्णय है ना, फिर कैसे बदलेगा? नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए सर आपको कैसा लगा इंटरव्यू? इंटरव्यू हमको बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत सुलझे हुए प्रश्न भी, ठीक है, हमारे जवाब देने में कमी हो सकती है, लेकिन प्रश्न आपका बहुत सुलझा हुआ रहा और बहुत अच्छा रहा, बातचीत अच्छी हुई। और हम समझते हैं कि हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आम जन को ये कहते हैं कि समाज में एकता, भाईचारा हम लोग का वो बना हुआ रहे, हम लोग समाज को बेहतर समाज बना करके रहें। दल सत्ता में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये मायने नहीं रखता। आपसी संबंध में कड़वाहट, आपसी संबंध में वो सब नहीं आना चाहिए। दुश्मनी कहिए या कड़वाहट कहिए, चाहे एक दूसरे को देखने की, ये सब बात नहीं आनी चाहिए। समाज है, समाज को हम लोग बना करके रहें। हमारे देश के पास बहुत अच्छी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है, उसकी रक्षा करें। शेर जाते जाते और हम आपसे सुनना चाहेंगे, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए वंदे भारत समाचार को हम बधाई देते हुए, पूरी टीम को बधाई देते हुए ये कहते हैं कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे, ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। चलिए, जमजम भी रहे और गंगा भी रहे। हर व्यक्ति में कुछ होता है जो समझना चाहिए, जिसको संघर्ष जीवन का अनमोल धरोहर है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आया तो फिर आपका जीवन बेकार है। साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। ये कहावत यथार्थ बैठेगी। संघर्ष को खरीदिए आप और उस संघर्ष से लड़िए, जीवन साकारित होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।